गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर, जो हमारे बीए तृतीय वर्ष में एक मुख्य विचारक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सामाजिक उद्विकास की बात कही है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरह से सामाजिक उद्विकास को उन्होंने सामाजिक नियमों में बांधते हुए समाज के ऊपर लागू किया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम पहले चर्चा करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर 27 अप्रैल 1820 में हुआ था। सामान्य तौर पर यह पूछा जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ पर हुआ, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर हुआ था। हर्बर्ट स्पेंसर सामान्य परिवार से थे, बहुत अधिक धनी परिवार से नहीं थे। इसकी वजह से इनकी प्रारंभिक औपचारिक जो शिक्षा होती है वो घर पर ही हुई। बाद में ये रेलवे में इंजीनियर के पद पर नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद नौकरी करने के बाद सन 1848 में इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका के उप संपादक बन गए। यहाँ पर आमतौर पर कंपटीशन क्लासेस और कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो आपको ध्यान रखना है हर्बर्ट स्पेंसर ने 1848 में इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था। और इस संपादन के दौरान ही सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक विचार पर आपने बहुत सारे लेख लिखे और उसकी परिणति यही हुई कि उनकी पहली पुस्तक आई सोशल स्टैटिक्स 1850 में और दूसरी पुस्तक इनकी आई फर्स्ट प्रिंसिपल 1863 में। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी इनकी 1876 ईस्वी में आई पहली कृति। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि कभी आपको अगर पूछे हर्बर्ट स्पेंसर की पहली पुस्तक कौन सी है, तो सोशल स्टैटिक्स आपको सही करना है। और कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर की प्रथम मौलिक कृति कौन सी है, या हर्बर्ट स्पेंसर ने जो समाजशास्त्र में प्रथम मौलिक कृति लिखी वो कौन सी है या कौन सी पुस्तक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी जो है वो पहली पुस्तक है। ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तकों के बारे में विशेष तौर से प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी जो है आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे सामाजिक उद्विकास की। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास को समझाने के लिए उन्होंने डार्विन का जो उद्विकास है प्राणी शास्त्र में, उसकी सहायता ली थी। या यूँ कहें कि डार्विन के उद्विकास से प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था और समाज को समझने के लिए उद्विकास को सामाजिक व्यवस्था पर लागू किया। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो उद्विकास का नियम प्रस्तुत करने में सबसे ज़्यादा प्रभावित डार्विन से थे। डार्विन की जो बुक है वो उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें जो व्यक्त विचार थे उसका प्रभाव स्पेंसर के ऊपर था। डार्विन का एक कहना था कि प्रारंभ में प्रत्येक जो जीव होता है या जीवित वस्तु होती है वो सरल होती है और इसके विभिन्न अंग परस्पर एक दूसरे के घुले मिले होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है और इसका कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे उस वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक हो जाते हैं और उसका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आमतौर पर आप लोगों ने बीज देखा होगा। बीज का स्वरूप बहुत सरल होता है, उसमें आपको वृक्ष दिखाई नहीं देता है, न वृक्ष की टहनियाँ दिखाई देती है, न वृक्ष का तना दिखाई देता है, न जड़ दिखाई देता है। लेकिन जब उद्विकास की प्रक्रिया होती है, बीज को आप बोते हो, उसमें पानी डालते हो, तो उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा वह बीज प्रस्फुटित होता है और प्रस्फुटन के बाद उसमें जड़ें बनती है, धीरे धीरे उसका तना बनता है, उसकी टहनियाँ बनती है, उसके फूल बनते हैं और वो एक जटिल अवस्था में और उसका एक निश्चित स्वरूप पेड़ के रूप में या पौधे के रूप में हमें दिखाई देता है। और प्रत्येक अंग का काम भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी उनमें आपस में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी रहती है। तो
उद्विकास जो है उसके अंतर्गत प्रारंभ में जीव सरल अवस्था में होते हैं या कोई भी जीवित वस्तु सरल अवस्था में होती है, उसका स्वरूप निश्चित नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उस अवस्था जटिल होती जाती है और उसके अंग स्पष्ट और पृथक होते जाते हैं, उसका एक निश्चित स्वरूप होता जाता है। यह डार्विन की थ्योरी है। अब डार्विन की थ्योरी से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने जो थ्योरी रखी उस पर हम चर्चा करते हैं। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। स्पेंसर ने उद्विकास का सिद्धांत रखने से पहले 3 बातें कही है। एक तो शक्ति जो है वो शाश्वत है, दूसरा पदार्थ का विनाश नहीं होता है, तीसरा पदार्थ में गति होती है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि शक्ति शाश्वत है, यूनिवर्सल है। शक्ति हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है और कोई भी जो वस्तु है वो पदार्थों से निर्माण होती है। अब पदार्थों से जब निर्माण होती है तो पदार्थ का विनाश नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कोयला है, कोयले को आप जलाओगे तो उसकी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, लेकिन उसका विनाश नहीं होता है। इसी तरह से पदार्थ में गति होती है, पदार्थ गतिशील होता है। क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति होती है। इसको हम अलग तरह से समझते हैं कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर होता है वो नश्वर होता है। मनुष्य का शरीर के अंदर एक शक्ति होती है जिसकी वजह से वो चलता रहता है। 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर, लेकिन जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका विनाश हो जाता है, लेकिन उसका शरीर का कन्वर्जन किस में होता है, वापस 5 तत्वों अर्थात राख के रूप में विलीन हो जाता है। कुल मिलाकर शक्ति क्या है, शाश्वत है। पदार्थ का विनाश नहीं होता है और पदार्थ में गति होती है। अब जब हम पदार्थ की बात करते हैं या शक्ति की बात करते हैं तो शुरुआत में शक्ति क्या होती है, उसमें कोई स्वरूप नहीं होता है, वो स्वरूपहीन होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जैसे समय बीतता है वो शक्ति में स्वरूप और एक निश्चित ढांचा प्राप्त कर लेती है और उसमें गतिशीलता की वजह से वो एक विकास के एक स्तर तक पहुंचती है, उसके अंग स्पष्ट होने लगते हैं। यही उद्विकास का जो सिद्धांत है उसमें 3 प्रमुख बातें हर्बर्ट स्पेंसर ने कही है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने जो उद्विकास की परिभाषा दी है वो है कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने परिभाषा में क्या चीज़ कवर कर की, एक पदार्थ है जिसमें क्या है, समन्वय है और उसमें एक गति है। और उसी की वजह से क्या होता है, एक प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एक पदार्थ क्या होता है, अनिश्चित असंबंध समानता। मतलब हमने बीज का उदाहरण लिया था जिसमें क्या होता है, एक बीज होता है उसमें अनिश्चितता होती है, असंबंधता होती है और समानता होती है। सारे बीज आपको एक समान दिखेंगे, उसमें कोई संबंधता नहीं दिखेगी और अनिश्चितता दिखेगी। लेकिन जैसे आप उस बीज को बोते हो और एक निश्चित समय, जब एक समय पूरा होता है, एक प्रक्रिया पूरी होती है, काल पूरा होता है, उसके बाद में उसका एक निश्चित स्वरूप आपके सामने आ जाता है। दूसरी बात, उसमें संबंधता होती है। क्या संबंधता होती है, पेड़ का आपस में जड़ों से तनाव, तने का और तने का टहनियों से संबंधता होती है। लेकिन यहाँ पे समानता की जगह क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है, जटिलता आ जाती है, क्योंकि उसके अंग क्या होते हैं, पृथक पृथक दिखाई देने लगते हैं, एक निश्चित स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार पदार्थ में जो चेंजिंग प्रोसेस है उसके दौरान अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है, तो वही उद्विकास कहलाता है। उसको हम एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था थी पृथ्वी की, तब सब जीव क्या थे, सरल जीव, जैसे अमीबा था। या हम दूसरा एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जो मनुष्य का एम्ब्रियो, जो भ्रूण होता है, वो प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिका के रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे माँ की कोख में बच्चा पलता है या भ्रूण पलता है, वैसे वैसे उसके शरीर के सभी अंग स्पष्ट रूप दिखाई देते हैं। पहले पाँव, हाथ, आँख, कान, नाक और एक पूरा बच्चा जो है वो पूरा दिखाई देता है। ये लगभग पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद प्रसव काल के बाद में माँ बच्चे को जन्म देती है। कुल मिलाकर एक कोशिका से जो एक अनिश्चित असंबंध समानता थी, उससे निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है और यही उद्विकास है। तो उद्विकास की
जो प्रक्रिया है उसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि शक्ति शाश्वत है, पदार्थ विनाश नहीं होता है और पदार्थ की गति होती है। और उसी के आधार पर उन्होंने परिभाषा दी कि पदार्थ कभी भी अनिश्चित असंबंध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदल जाता है। अब आपको बच्चों इसमें ध्यान रखना है 3 बिंदुत्व की उद्विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत के आधार पे जिस पे समझाया है स्पेंसर ने, और दूसरा इसकी परिभाषा में जो कीवर्ड्स है अनिश्चित असंबंध समानता और निश्चित संबंध भिन्नता, इसको ध्यान रखना है। हम इस वीडियो में उद्विकास के बारे में यहीं तक पढ़ेंगे। अब उद्विकास को उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था और सावयव के ऊपर लागू किया है उसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको भाग 2, भाग 3 इस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा, उनको आपको अलग अलग तरीके से देखने के बाद आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम प्रश्नों की जब चर्चा करते हैं तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया, एक तो सामाजिक उद्विकास किसे कहते हैं, दूसरा इसकी पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं, तीसरा इसका जन्म कहाँ पर हुआ, चौथा आपने कौन सी पत्रिका का संपादन किया और आप किससे प्रभावित थे सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में, और डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था। ये सब प्रश्न, और इम्पॉर्टेंट बात है कि उद्विकास के जो 3 प्रमुख सिद्धांत स्पेंसर ने बताए हैं वो आप समझाइए। तो इस तरह से सामाजिक उद्विकास के ऊपर जो बेसिक चीज़ें थी हमने इस वीडियो में कवर की। आगे विस्तृत चर्चा अन्य किसी वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।